बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के फैलाव में तेज़ी बरकरार है और पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में 5,000 से ज़ायद अफराद इस मोहलिक मर्ज से में लाहक हुए और 24 घंटों में ही 98 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इस सिलसिले में NCOC में आज मीडिया इंटरेक्शन हुई। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर साहब ने बताया कि अगले 5 से 6 हफ्ते बहुत क्रिटिकल हैं और लोगों को इस हवाले से एहतियात भी करना होगी, SOPs को भी फॉलो करना होगा और जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है पाकिस्तान में वो भी जारी है। आपके इल्म में है कि 50 से ज़ायद उम्र अफराद के रजिस्ट्रेशन का मरहला जो है वो जारी है। इसके साथ साथ जो ज़्यादा एजेड लोग हैं अब उनको घरों में वैक्सीनेशन की सहूलत फराम की जा रही है। हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे असद उमर साहब से और मज़ीद इस हवाले से सवाल जो आपके अज़हान में पाए जाते हैं उनसे पूछेंगे। हमें बहुत खुशी है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उनका बहुत बिजी स्केड्यूल है। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असद उमर साहब, मैं चाहूंगा थोड़े पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा कि ये जो तीसरी लहर है ये क्यों कर इतनी मोहलिक और इसका फैलाव इतना तेज है पहली और दूसरी लहर के मुकाबले में। ये अनवार जो तीसरी लहर है इसकी बुनियादी वजह बनी है जो बरतानिया का स्ट्रेन जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो खैर वो दर्जनों मुल्कों में फैल गया है और ये बदकिस्मती से जो है ये ओरिजिनल जो पहले जो आया था कोरोना, ये उससे ज्यादा आसानी से और तेजी से भी फैलता है और मोहलिक भी ज्यादा है और इसीलिए वो इलाके पाकिस्तान के जहां पर ज्यादा लोगों की रिहाइश है या जहां ज्यादा लोग आते हैं बरतानिया से और ममालिक से, वहां पर ये इस वक्त वबा ज्यादा फैली। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये हमें तो कल से बरतानिया ने रेड लिस्ट में डाल दिया है और कल से 9 अप्रैल से ऑपरेशनल हो जाएगा और हमारे यहाँ ये बात है, आप खुद कह रहे हैं कि UK वेरिएंट आया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पे आपका क्या कमेंट है। इस पे तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस है पाकिस्तानी ओरिजिन के, उन्होंने भी बरतानी वज़ीर आज़म को खत लिखा है। इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे असद उमर साहब? जी देखिए, हर मुल्क को जाहिर है ये हक हासिल है कि वो अपने लोगों की सेहत की हिफाजत करे और जब ये शुरू में जब बरतानिया में आया था तो चंद हफ्तों के लिए हमने भी बरतानिया से फ्लाइट्स बंद की थी जी। लेकिन अगर ये अक्रॉस द बोर्ड हो और तमाम ममालिक जो हैं जहाँ पे इस वक्त केसेस की तादाद बढ़ रही है तो फिर तो बात समझ में आने वाली है। जिस बात पे हमें थोड़ा सा जो शकूक पैदा हुए हमारे जहन में, और वो वही बात है जो ये बरतानिया के अपने पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर उठाई है और वो मुआजना है उन ममालिक से जहां पाकिस्तान से ज्यादा ये तेजी से वबा इस वक्त फैली हुई है। भारत उसके अंदर एक मुल्क है जिनके लोगों के ऊपर ये पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो वो लगता है ऐसा है कि वो हेल्थ की सेहत की बुनियाद के ऊपर सिर्फ फैसले नहीं हुए हुए, उसके अंदर कोई बैनुल अक़वामी सियासत भी उन फैसलों का हिस्सा है। असद उमर साहब, मैं थोड़ा सा वैक्सीनेशन के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है और पाकिस्तान का बड़ा मारूफ अखबार है, उसमें छपी भी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 75% आबादी को वैक्सीनेशन करने में 10 साल का अरसा लग सकता है। एक तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? दूसरा, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में करारदाद मंजूर हुई है कसरत राय से और उन्होंने कहा है कि हुकूमत या तो कम कीमत पर कोरोना वैक्सीन को अवेलेबल करे और वगरना मुफ्त लगवाई जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या बताएंगे? एक तो इसकी रफ्तार से आप मुतमईन है और ये जो ब्लूमबर्ग की पेशन गोई है ये तो 10 साल का अरसा बता रहे हैं और आज आप ही कह रहे थे कि जब तक से 70% लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा हर्ड इम्यूनिटी नहीं अचीव हो सकती। अच्छा, ये जो है ये बाहर के लोग जो हैं वो इससे पहले भी पेशन गोइयां कर चुके हैं। अगर आपको याद हो कि पिछले साल जो है बड़ा तूफान, और वो भी बड़े ऑपोजिशन के लोग उसको कोट किया करते थे कि इंपीरियल कॉलेज की स्टडी आ गई और इंपीरियल कॉलेज की स्टडी के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में एक दिन के अंदर पाकिस्तान में 78,000 से ज्यादा अमवात होनी थी कोरोना की। उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि उसका अशर शीर भी नहीं होने वाला। अगर आपको याद हो, असेंबली के फ्लोर पर खड़ा होकर मैंने कहा था, और वो अगस्त का पहला हफ्ता आने से 2 महीने पहले मेरी तकरीर थी। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला वो ब्लूमबर्ग वाले जो कह रहे हैं वो भी गलत साबित होगा। उसकी बड़ी सादा सी वजह है, उन्होंने देखे हैं वैक्सीनेशन के रेट्स और वैक्सीनेशन के रेट जो इस वक्त हैं उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने आगे ये कैलकुलेशन कर दी है। जैसे आज हमने आपको NCOC के अंदर दिखाया था
हमारी जो बिल्कुल शुरू के दिन थे 1-2 दिन, उसमें 1000 के करीब वैक्सीनेशन हो रही थी एक दिन के अंदर जी। उसके बाद वो तादाद बढ़ के औसतन जो है वो 40-45 हजार तक पहुंची और पिछले 3 दिन के अंदर औसत जो है वो 65,000 से ज्यादा थी और एक दिन ऐसा भी आया कि 75,000 से ज्यादा हुई। तो वो इसी तरीके से तेजी से रफ्तार बढ़ती चली जा रही है और हमारी अंदाजा और हमारी उम्मीद जो है उसके मुताबिक ईद के बाद जो है इसमें बहुत और खातिर खा तेजी आएगी। तो इंशाल्लाह ताला 10 साल से बहुत अर्सा पहले हम ये मुकम्मल कर लेंगे। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, जो सेनेट में भी करारदाद आई है उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि पूरी जो स्पुतनिक 5 की वैक्सीनेशन है वो गालिबन उसका दूसरे ममालिक में जो सेनेट में कहा 1500 रुपए की अवेलेबल है या और ज़्यादातर ममालिक तो मुफ्त लगा रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? जो कीमत अब मुकर्रर की गई है 12,500 असद उमर साहब, ड्रैप ने मुकर्रर 8,500 की थी, फिर सिंध हाई कोर्ट चले गए, जाहिर बात है, और फिर अब 12,500 में लग रही है। तो इस पे क्या आपका मौक़िफ़ है? ये कीमत जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए मुनासिब है? और जो मुफ्त वैक्सीन है, अब हमारे लिए सोर्स चाइना ही है, वहीं से वैक्सीन की तरफ हमारी सारी नजरें जमी हुई हैं। तो मजे की बात यह है कि ये सेनेट के अंदर खड़े हुए जो सियासत कर रहे थे और लंबी लंबी तकरीरें कर रहे थे, काश उन्होंने ये भी बताया होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध का सूबा है, सेहत जो है वो आपको पता है सूबाई जिम्मेदारी है, ये वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। तो वफाक तो इस वक्त 11 लाख लोगों से ज्यादा को वैक्सीनेशन लगा चुकी है। सिंध के सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किसी एक शख्स को भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उन्होंने किसी एक शख्स की वैक्सीनेशन नहीं की है और वो खड़े होके, और जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी आइन के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद सेहत की जिम्मेदारी सूबे की है और वो तनकीद उसके ऊपर कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी आईनी नहीं है और उसके बावजूद अपनी आईनी जिम्मेदारी से बढ़ के किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जहां तक कीमत की बात है, देखें हमने फैसला ये किया था कि इस वक्त आप दुनिया में अगर कहीं पर भी देख लें तो कोई भी मुल्क नहीं है जो वैक्सीनेशन अपनी मुकम्मल करने के करीब भी हो। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे बड़ा मुल्क, वहां पे भी 3 महीने से वैक्सीनेशन हो रही है और अभी कई महीने और चलेंगी वैक्सीनेशन मुकम्मल होने से पहले। दुनिया के ज्यादातर ममालिक जो हमारे जैसे हैं वहां पर 1% भी आबादी का इस वक्त वैक्सीनेट नहीं हुआ है। तो वैक्सीनेशन हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, मैं दोबारा दोहराऊंगा, जिसकी कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं है, वफाकी हुकूमत कमिटेड है कि हर वो पाकिस्तानी जो वैक्सीनेशन करवाना जाएगा उसकी वैक्सीनेशन मुफ्त में की जाएगी, लेकिन ये महीनों अमल चलेगा। इसलिए हमने ये इजाजत दी कि वो लोग जो मुखय्यर लोग हैं, जिनके पास ये ज़राए मौजूद हैं और वो नहीं इंतजार करना चाहते, अगर वो पहले लगाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंपोर्ट की इजाजत दे दी जाए और वो वैक्सीनेशन वो प्राइवेट सेक्टर से करवा दें। अभी तक जैसे मैंने कहा वफाक ने तकरीबन 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई हैं और प्राइवेट सेक्टर में 14,000 वैक्सीन लगी थी कल तक। तो एक छोटी तादाद है, चंद लोगों के लिए है। ज्यादातर पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए और बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए ये मौका है कि अगर वो नहीं चाहते कि वो कीमत दे के लगाएं तो वो मुफ्त में लगाएं। और मैं आपके जरिए ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सूबों से कि सेनेट में करारदादें पास करने के बजाय इन पॉलिटिकल पार्टीज से जिनकी हुकूमतें हैं वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें और ये सेनेट के अंदर जो है सियासत ना करें। अच्छा असद उमर साहब, ये जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है और 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद जो हैं वो आपने 30 मार्च को कहा था कि प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और जितने लोग अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं उनके जहनों में सवाल है कि ये प्रोसेस कब से शुरू होगा, क्योंकि अभी तो 65 प्लस 60, 70, 80 के लोग बहुत सौ को लग गई है। ये प्रोसेस भी उसी तरह एक्सपीडाइट होगा और लोगों का रिस्पांस मुस्बत है? देखिए तादाद जो है रजिस्टर्ड लोगों की बढ़ती जा रही है। मजमूई तौर पे इस वक्त जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनकी तादाद 20 लाख से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 6,40,000 जो हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और बाकी जो हैं वो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने रजिस्टर किया है। लेकिन जाहिर है जो लोग इस एज ग्रुप में आते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त की गई है वो तादाद से कहीं ज्यादा है। वो 2 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी बनते हैं, उसके तकरीबन 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं और उसमें से सिर्फ अभी तक 20 लाख ने रजिस्ट्रेशन कराई है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अब जैसे आपने कहा 30 मार्च से 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है। उनकी वैक्सीनेशन अभी नहीं शुरू हुई, उनकी वैक्सीनेशन इंशाल्लाह रमजान में शुरू हो जाएगी, लेकिन रजिस्टर जरूर कराएं अपने आप को, ताकि
जल्द से जल्द जैसे ही आपकी बारी आए तो आपको आपकी वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। अच्छा, इसको जरूर बताइएगा, आपके जो सियासी मुखालफिन है वो कहते हैं पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की जो शरह है वो जनूबी एशिया में भी जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनसे कम है। नेपाल की एग्जाम्पल देते हैं, बांग्लादेश की एग्जाम्पल देते हैं, बाज़ जगहों में तो अफगानिस्तान का भी कहा जाता है। भारत तो खैर उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वहाँ तो वैक्सीन बन भी रही है। तो इसका आपके पास क्या जवाब देंगे असद उमर साहब, चूंकि आप इस तमाम ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं, एनसीओसी के सरबराह हैं, हमारी जो रफ्तार है क्या वो जनूबी एशिया में कम है फीसद वाइज, और इसकी क्या वजह है? क्या हमने लेट प्रोक्योरमेंट शुरू की, या हमें अवेलेबिलिटी देर से हो रही है, या भारत को एस्ट्राजेनेका जो है जब गई तो हमारे ताल्लुकात चूंकि आपस में तातुल का शिकार हैं, तजारती सतह पर भी और वैसे भी सफारती सतह पर काफ़ी इतनी गर्मजोशी नहीं पाई जाती 5 अगस्त 2019 के इकदाम के बाद, ये भी वजह बनी कि हमें नहीं मिल पाई एस्ट्राजेनेका जो कि हमें एक्सपेक्टेड थी? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान से तो खैर जाहिर है हमारी बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हुई हुई है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ये बिल्कुल इब्तदाई सूरत हाल है वैक्सीनेशन की। अच्छा। जिन ममालिक की आपने बात की, ये सब कोई 1%, आधा फीसद, 1.5% जो है आबादी की वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका एक बहुत बड़ा वैक्सीन बनाने का सेंटर है, लेकिन अमेरिका की अपनी आबादी भी ज्यादा है और उन्होंने फैसला किया है कि वो वैक्सीन जो है अपने लोगों को पहले वैक्सीनेट करेंगे, उसके बाद इजाजत देंगे बाहर जाने की। तो अमेरिका से तकरीबन ना होने के बराबर इस वक्त बाहर जा रही है। यूरोप की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वो उस तरीके से नहीं कर पाए जितनी उनकी तवक्को थी, और यूरोप इस वक्त बाहर से खरीद रहा है। रशिया में एक छोटी तादाद के अंदर एक्सपोर्ट हुई है, मार्च के आखिर तक 45 लाख वैक्सीन जो है वो रशिया से एक्सपोर्ट हुई थी सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर। और 2 ममालिक जहां से दुनिया में ज्यादा वैक्सीन जा रही है वो चाइना सबसे बड़ा है और उसके बाद इंडिया है। चाइना में 10 करोड़ से ज्यादा गई है। अच्छा। और इंडिया के अंदर जो है वो तकरीबन 5.5 करोड़ के करीब जो है वो वैक्सीन बाहर गई है। भारत की क्योंकि इस खित्ते के अंदर उनकी फुटप्रिंट है, उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए अहमियत रखता है, तो वो तमाम ममालिक जो भारत से करीब हैं, जो जनूबी एशिया के वो तमाम ममालिक है पाकिस्तान के अलावा, उनको उन्होंने शुरू में जरा ज्यादा वैक्सीन दी है। चाइना क्योंकि सारी दुनिया में उनका फुटप्रिंट है, एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, तो उन्होंने जो है वो ज्यादा ममालिक में वो डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को जो मिला है अभी तक, वो चाइना से जितनी आई है दुनिया में ममालिक से जिनको मिला है उसमें से निस्बतन थोड़ा बेहतर ही मिला है। लेकिन जाहिर है हमारी जितनी ख्वाहिश है, जो हम ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, वो उतनी अभी तादाद पूरी नहीं मिली। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि ये आबादी का इस वक्त 1% के लगभग भी नहीं ज्यादातर ममालिक में लगी हुई है। ये जैसे जैसे अमल गुजरता जाएगा आप देखिएगा, फिर देखें पहले 25% आबादी पे कौन पहुंचता है और 50% कौन पहुंचता है। असद उमर साहब, हमारा इन्हिसार मतलब पैसों का कोई इशू नहीं है, ग्रांट पे हमारा तकिया नहीं है। आप मतलब कि हुकूमत पाकिस्तान फंड्स खर्चने के लिए तैयार है, चाहे जहां से भी वैक्सीन दस्तयाब हो। जी, खर्च करने को तैयार सिर्फ नहीं है, कर भी चुके हैं। वैक्सीन आ चुकी है, हमारी खरीदी हुई करोड़ों रुपए की वैक्सीन आ चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। और बाकी आगे जो मैं कमिटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर अप्रैल के अंदर ही कैंसाइनो से 30 लाख वैक्सीन आपके पास आने वाली है। उसके अलावा जो हमने ऑर्डर की हुई है, जिनकी हमने डिमांड की हुई है, वो और लाखों वैक्सीन और हैं जिनकी डिमांड की हुई है, और सब वो पैसे देके हम ले रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन की दुनिया के अंदर इस वक्त कमी पाई जा रही है, खास तौर पे अमेरिका और जो बाकी जो बहुत ज्यादा अमीर मुल्क हैं, चंद ममालिक हैं ये, उनको छोड़ के, और चाइना और इंडिया। लेकिन इंडिया को भी आप देख लें, दुनिया का इतना बड़ा वैक्सीन, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। कोविड की तीसरी सबसे ज्यादा तादाद वैक्सीन की इंडिया में बन रही है, और इंडिया की आबादी का 5% भी नहीं हुआ अभी। लास्ट में सर, रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे। स्पुतनिक 5 तो अवेलेबल है प्राइवेटली, लेकिन उसकी मिकदार कम आई। आपकी इस हवाले से कोई बात हुई, या फॉरेन मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब रूस की से, चूंकि अब हमारे जरा एतमाद और हमांगी बढ़ रही है, स्पुतनिक 5 की मजीद खेप आ सकती है? जी, हमारी स्पुतनिक की पहले से बातचीत चल रही थी। अच्छा। स्पुतनिक की हम प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर से भी इसके बारे में बात की गई है, और उन्होंने ये यकीन दहानी भी दिलाई है कि वो कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो रूस से वैक्सीन इस वक्त दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही है, वो तादाद बहुत कम है। 10.5 करोड़ चाइना से और सिर्फ 45 लाख रशिया से बाहर गई थी मार्च 31 तक।
तो अवेलेबिलिटी वहां से कम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां से भी ली जाए। असद उमर साहब, स्कूल की बंदिश के हवाले से एनसीओसी ने फैसला किया था। आज डी चौक के करीब प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा वो एहतजाज कर रहे थे। स्कूल और AO लेवल्स का इशू भी बना हुआ है एग्जामिनेशन का। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? स्कूल्स का बंद होना बेहतर है, सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं? अच्छा, वो ये रिवर्स है। वो एक तो एहतजाज ये हो रहा है कि स्कूल खुल क्यों नहीं रहे, और दूसरा एहतजाज ये हो रहा है कि इम्तहान हो क्यों रहे। तो दोनों एक दूसरे के मुतजाद एहतजाज हैं। देखिए, आज जिस तरीके से हमने आपको दिखाया भी था, दुनिया के अंदर जो डेटा इकट्ठा किया गया है जी, उसके अंदर जो तालीमी इदारे हैं वो एक बहुत बड़ा सोर्स बने हैं इस वबा के फैलाव के लिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे नौजवान आबादी ज़्यादा है, यानी आबादी के अंदर उन बच्चों का जो तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं उनका तनासुब ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 22 करोड़ के करीब जो आबादी है हमारी, उसमें से 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा हमारा माशाल्लाह जो है वो तालीमी इदारों में जाता है। साथ 20 लाख असातिज़ा हैं, हज़ारों की तादाद में तालीमी इदारे हैं। और हमने ये 3 दफ़ा ये अब देख चुके हैं। जिस वक्त हमने तालीमी इदारे खोले उसके बाद वबा के फैलाव में इजाफा हुआ, फिर जब हमने बंदिशें लगाई तो उसमें कमी आई, फिर जब हमने उसको दोबारा हमने बंदिशें कम की तो दोबारा इजाफा हुआ। तो ये बड़ा बराह रास्त इसके साथ लिंक है, इसमें कोई शक नहीं। बच्चों की तालीम का खर्च भी हुआ है, ये कोई आसान फैसला नहीं है, लेकिन ये फैसला इसीलिए किया जा रहा है कि वो बच्चे और उनके माँ बाप जो हैं, माशरा जो है, उसकी फौरी तौर पे उनकी सेहत की हिफाजत जो है उसके लिए ये नागुज़ीर हुआ। सर लास्ट में 50 साल से कम उम्र लोगों की वैक्सीनेशन या दीगर तमाम पाकिस्तानियों के लिए इंशाल्लाह आप कब तक खोलेंगे ताकि वो भी इस फैसिलिटीज को अवेल कर सकें? जैसे मैंने कहा कि 50 साल के लोगों की रजिस्ट्रेशन तो पहले से खुली भी है, उनकी वैक्सीनेशन जो है इंशाल्लाह रमजान के अंदर ही शुरू भी कर दी जाएगी। ठीक। और ईद के बाद जो है जो अवेलेबिलिटी हमारे पास वैक्सीन की हो गई है, इंशाल्लाह ताला हम सबके लिए खोल देंगे ईद के बाद। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। असद उमर साहब वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और एनसीओसी के सरबराह हमसे ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, ये अहम इशू है, इस पर बड़ी हमें तवज्जो देनी होगी, क्योंकि आज हमें ये भी ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़्यादा हॉट स्पॉट्स हैं, क्योंकि यहाँ UK वेरिएंट का फैलाव ज़्यादा है निस्बतन सिंध और बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के। तो बिलखसूस इन इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत एहतियात करनी होगी, समाजी फासला रखना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, मास्क पहनना होगा। जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई और उनको मैसेज आ रहे हैं 1166 से, वो ज़रूर जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। ये आज का सबसे अहम पैगाम है जो हमें बताया गया और सूरत हाल की संगीनी से भी आगाह किया गया। एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा वक्फा। कोरोना वायरस से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अपने हाथ साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक दिन में कई बार धोइए। अपने हाथ बाकायदगी से अल्कोहल वाले सैनिटाइजर या महलूल से साफ कीजिए। किसी भी छींकने या खांसने वाले शख्स से कम 1 मीटर का फासला रखिए। अपने मुंह और नाक को छींकते या खांसते वक्त ढांपने के लिए अपना बाजू या टिश्यू इस्तेमाल कीजिए। बाद में टिश्यू को फौरन जाया कर दीजिए। अगर तबीयत खराब हो तो घर तक महदूद रहिए। बुखार, खुश्क खांसी या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। अपनी मकामी सेहत की अथॉरिटी की हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे एक अहम प्रोजेक्ट की जिसका आज संगे बुनियाद रखा गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फराश टाउन में 4000 फ्लैट्स का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत संगे बुनियाद रखा गया, जिसमें से 600 जो फ्लैट्स हैं वो कच्ची आबादी के मकीनों को दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस मरकज़ी तकरीब के आज मेहमान ख़ुसूसी थे। उन्होंने खिताब भी किया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ये लो कॉस्ट जो फ्लैट्स तामीर किए जा रहे हैं, ये माशरे के गरीब और पसमानदा तबकात को एक सर पे छत
देंगे। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो मॉर्टगेज फाइनेंसिंग का पूरा एक निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, जिसमें लोग अपने सरमाया या उनके पास जो मलकियत है वो गिरवी रख कर लोन भी ले सकेंगे। इसमें हुकूमत भी अपना रोल अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि इस तरह के दीगर प्रोजेक्ट्स दीगर शहरों में भी शुरू किए जाएंगे। और ख़बर यह है कि लाहौर में भी इसी सिलसिले में कल एक तकरीब जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है। हम इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, इनके अगराज़ व मकासद क्या हैं, और ये जो एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और एक आम आदमी के लिए तो खसूसी दिलचस्पी का हामिल है, क्योंकि व्यूअर्स आजकल के दौर में अपने सर पे छत होना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी नेमत खुदाबंदी है। और इसके लिए क्या काविशें की जा रही हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर जैसे मैंने जुमला इस्तेमाल किया मॉर्टगेज फाइनेंसिंग, ये जानने की कोशिश करेंगे। वेस्ट में तो ये बड़ा कॉमन सी बात है कि बहुत सी चीज़ें, घर, बाकी और चीज़ें भी, गाड़ी, वो मॉर्टगेज फाइनेंसिंग के तहत हासिल कर ली जाती है। पाकिस्तान में एक नया सा कॉन्सेप्ट है, लोग इससे इतना उनको आगाही भी नहीं। इन तमाम नुकात पर ज़रा हम आज फोकस करेंगे। बड़ा अहम सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने मदऊ किया है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वसीम बाजवा साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, डायरेक्टर एंड स्टेट। आपका बहुत शुक्रिया बाजवा साहब कि आपने हमें वक्त दिया। और हम दौरान गुफ्तगू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर से भी गुफ्तगू करेंगे, बल्कि वो इस वक्त आरिफ उस्मानी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आरिफ उस्मानी साहब, आपको भी वेरी वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ प्रोग्राम सच के साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं बाजवा साहब आपकी इजाज़त से आरिफ उस्मानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आरिफ साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? बेहतरीन आ रही है। आरिफ साहब, जरा बताइएगा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के व्यूअर्स को, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, मरकजी हैसियत हासिल है, ये मॉर्टगेज फाइनेंसिंग क्या फिनोमिना होता है? और एक आम आदमी, एक लेमैन जो आपकी गुफ्तगू सुने, कैसे उसे सादा अल्फाज में समझाएंगे कि उस सहूलत से वो मुस्तफीद हो सकता है? क्या तरीक़ाकार वज़ा किया गया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? जैसे मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, सालिकुम सर, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे याद किया। जिस तरह आपने बताया कि ये घर एक्वायर करने के लिए, घर लेने के लिए जो स्कीम हुकूमत ने निकाली है, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर की विजन के मुताबिक, उसमें सस्ते घर प्रोवाइड करना और गरीब लोगों के लिए घर प्रोवाइड करने की बेसिकली कोशिश थी। तो जो पहले स्कीम डिज़ाइन हुई शुरू में, वो पाकिस्तान में कई सालों से ये स्कीम थी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सर आप लोगों को याद हो, मगर वो स्केल पे नहीं हो पाई। और वो रेगुलेटरी जो कानून थे वो इतना सपोर्ट नहीं करते थे लोगों को। आप कर्जे अगर दें और वो घर डिफॉल्ट करें, नहीं पैसे दे पाए, तो उनको कोर्ट में जाके वो आसानी से सहूलत नहीं मिलती थी, बैंकों को सेटलमेंट करने की फैसिलिटी नहीं थी। तो ये स्कीम्स ओवरऑल नहीं चल पाई और वॉल्यूम उनकी पिकअप नहीं हुई। और फिर पाकिस्तान में सूद का जो था, सूद वो जरा ऊंचा था, तो उससे जो मंथली आमदनी के लोग थे, वो अफोर्डेबिलिटी का भी उसमें काफी बड़ा इशू था। और अगर आपका कर्जा 20% पे हो, तो वो जो सूद का जो मंथली जो वो बनता है इंस्टॉलमेंट, वो इतना ज्यादा बन जाता था कि लोग अफोर्ड नहीं करते। तो अब जो नई स्कीम्स आई है, फॉर एग्जाम्पल, इनमें इन सब चीजों का ख्याल रखा गया कि इसको कैसे अफोर्डेबल किया जाए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के सिलसिले में बहुत काम किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने लीड ली, स्टेट बैंक ने लीड ली और सारे बैंकों को जमा किया। फिर हमने प्रोग्राम डिजाइन किया, मगर शुरू में जो पहले जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ, वो थोड़ा सा उसमें ज्यादा कंडीशन ज्यादा टाइट हो गई थी, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। और उसको लोग इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही थी, कई रिस्ट्रिक्शंस थी, कई रेगुलेटरी वजूहात थी। तो अब जो दूसरी स्कीम रिसेंटली आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद टीवी पे आके लॉन्च की थी, अपने नेशनल बैंक ने भी इसमें हिस्सा लिया था, पाकिस्तान टेलीविजन इसमें हमारे साथ था और हमने टेलीथॉन किया था। उसमें इस स्कीम में जो तब्दीलियां हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ पहले नए घर ले सकते थे, सिर्फ क्योंकि नए घर की सप्लाईज कम है तो मिलते नहीं थे घर इस कीमत के। तो अब गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि आप पुराना घर भी ले सकते हैं, इसमें अपने घर में एग्जिस्टिंग घर में इजाफा करना चाहें, 2 कमरे और बनाना चाहें, उसके लिए भी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत तब्दीलियां हैं। पर तफसील से बाजवा साहब ज्यादा मुझसे भी बेहतर जानते हैं, अगर प्रोग्राम में मौजूद है तो। जी, बैठे हुए साहब। जी, लेकिन उसमें जब मैं आपने कहा कि बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि नए घर के अलावा पुराना घर या पुराने घर में आपने अगर एक्सटेंशन करनी है तो आप कर्जा ले सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा
कि ये जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग है, ये जरा बताइएगा कि एक इनफॉर्मल सेक्टर जैसे घर में डोमेस्टिक मेड्स होती हैं या लोग काम कर रहे होते हैं जो फॉर्मल सेक्टर के नहीं होते, वो भी मतलब इसके मुस्तहिक ठहर सकते हैं? जी हाँ, ठहर सकते हैं। ये असल में दिस इज ये जो आप बता रही है सबसे बड़ा चैलेंज है बैंक के लिए, जिसको हम कहते हैं इनकम असेसमेंट, कि आप कैसे ये इनकम जो इनफॉर्मल सेक्टर में कोई तनख्वाह देता है घर पे या उसके घर में जो मुलाजिम काम करते हैं लोग, उनका इनकम असेस करना, उनको फॉर्मल सेक्टर में लाना, उनका बैंक अकाउंट खुलवाना, फिर उनकी मॉर्गेज, इसमें काफी चैलेंजेस हैं और अभी तक रहेंगे। इतना आसान नहीं है। मैं ज्यादा जल्दी लोगों को ये नहीं बताना चाह रहा कि ये सब मसले सॉल्व हो चुके हैं। इस पे बहुत काम हो रहा है, बैंक इस पे काम कर रहे हैं। आप इनकम असेस करते हैं लोगों की उनके खर्चे के तरीके से। अगर वो टेलीफोन रखते हैं अपने पास, टेलीफोन के बिल से, अगर उनका बच्चा स्कूल जाता है, तो आम देखा जाता है कि इन चीजों पे कितना परसेंटेज आदमी अपनी तनख्वाह का खर्च करता है। तो तनख्वाह को इम्प्यूट किया जाता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए की कोई चीज खरीदते तो तनख्वाह आपकी 100 रुपए होनी चाहिए ये खर्चा करने के लिए, वरना आप खाएंगे कहाँ। तो ये इनकम वर्क करनी पड़ती है आपको रिवर्स, यूजिंग हिज एक्सपेंडिचर पैटर्न। ये काफी मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। तो मैं इस पे बहुत काम हो रहा है, कई बैंक, और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक इसमें लीड ले रहा है और सब बैंक मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ जरा रहिएगा। मैं उस्मान साहब मेरे साथ जरा रहिएगा। मैं आपसे 2-3 और भी सवाल करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाजवा साहब को भी हम रोप इन करें। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा थोड़ा सा, ये जो फराश टाउन में आज संग बुनियाद रखा गया है, ये कितने फ्लैट्स कितने अरसे में बनेंगे, किस तरह इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी? 600 तो हमने जैसे इब्तदाई में बताया कि कच्ची आबादी के जो मकीन उन्हें मिलेंगे, कौन इसको बनाएगा, कब तक ये बन जाएंगे, और क्या प्लान ऑफ एक्शन है आपका? जी शुक्रिया नवाज साहब। ये फ्राश टाउन वाला प्रोजेक्ट, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है। इससे पहले भी हम जनरल एक कंसेप्ट ये है कि शायद कुछ लॉन्च ही नहीं हुआ, ऑलरेडी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। एक अंगूरी टाउन में भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, पिछले दिनों WWF का वर्कर वेलफेयर फंड का भी कंप्लीट करके घर हैंड ओवर किए गए हैं। अच्छा, अब ये इसी फेज का अब सीरीज एक शुरू हो चुकी हुई है। ये फ्राश टाउन में CDA की बेसिकली ज़मीन थी और CDA इसमें मेन लीड रोल CDA का है। नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद द बैंक्स इनको एक सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे इन लोगों को। टोटल ये 4000 घर होंगे जो कि हम फ्लैट्स यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। G+3 का स्ट्रक्चर है, 650 स्क्वायर फुट, और राउंड अबाउट हम इसकी फिगर जो है विद इन 3 मिलियन होगी, जो कि अफोर्डेबल होगी। और इसके हमारे एंड से एक जो बेसिक सब्सिडी है जो हम पहले 1 लाख लोगों को देना चाह रहे हैं कि इनको 3 लाख रुपए की फर्दर सब्सिडी दी जाएगी नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के, जो कि थ्रू गवर्नमेंट हमें मिल रही है। ठीक है, अब इसको जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो FWO कर रहा है। किन लोग इसके हकदार ठहरेंगे? अच्छा, इसमें वही लोग हैं हकदार जी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी नादरा में रजिस्ट्रेशन कराई थी। ये नादरा पे रजिस्ट्रेशन हुई थी कोई 1.5-2 साल जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, कोई 15 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। अच्छा, अब उन लोगों को हम आहिस्ता आहिस्ता उनको शॉर्टलिस्ट करते जा रहे हैं। उसका एक जैसा कुछ उस्मानी साहब ने एक्सप्लेन किया कि अगर उसके पास घर नहीं है, वो अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं, उसकी इनकम का एक ब्रैकेट रखा हम 40 से 50 हज़ार फैमिली इनकम हो उसकी, ये सब चीज़ें डाल के उसको फ़ॉरेन ट्रैवल ना किया, तो ये बेसिक पैरामीटर्स हमने लगाए हैं। ये लगाने के बाद देन उसकी विलिंगनेस और उसके बाद उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बैंक असेस करेंगे। और ये एक वाकई मुश्किल मरला है जो उस्मानी साहब कह रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसमें ऐसे भी हैं, जैसे आपने इशारा किया, मेड्स का, जो हाउस सर्वेंट्स हैं, रेडी वाले हो गए, बेचारे गरीब लोग हो गए जिनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं है। तो ऑब्वियसली उनको उस फॉर्मल सेक्टर में हमने लेके आना है। लेकिन इस स्कीम का, इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है, और टारगेट ही हमारा लो कॉस्ट हाउसिंग और गरीब लोग है। देखिए, गरीब लोगों को जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सारी दुनिया में फॉर्मल हाउसिंग है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इस चीज़ को नहीं लेके चल सके। सारी दुनिया में ही मॉर्गेज फाइनेंसिंग से सब कुछ होता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो हमारा 0.25% ऑफ द GDP है जो इसमें जाता है, और टोटल जो लोन थे इस वक्त तक वो 50-60 हज़ार थे। हालांकि ये नॉर्मल रेंज 10-15-20% तक जाती है। और ज़्यादातर डेवलप्ड नेशंस को छोड़े, अभी जो बकाया, अभी ये टर्की, इवन के इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे भी ये काम शुरू हो चुका हुआ है।
अच्छा, अब इसको ऑब्वियसली लोगों को टाइम और ये चाहिए। जैसा कि बुनियाद रखा है कि कब तक मुकम्मल होगा? ये इसका हमने टारगेट तो 2 साल का उनको दिया है जी, 2 साल में इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और FWO जो है इसको कंप्लीट करेगा। मुझे उस्मानी साहब बताइएगा, गिरवी भी रखा जा सकता है तो अगर किसी शख्स के पास क्या वो मतलब किसी का मकान ही नहीं है, जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट्स की बात हो रही है या जो रेडीबान है, वो क्या गिरवी रखेंगे और महीने की किस्त कितनी होगी? जी, जैसे महीने की किस्त कई हिस्सों में मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लें, पहले 5 साल में उसकी किस्त तकरीबन 5,500 रुपए होगी महीने की, 5,500 10 लाख रुपए की, और अगले 6 से 10 साल में ये 6,500 रुपए होगी। तो आप समझ लें कि बिटवीन 5,000 और 7,000 की किस्त होगी, और ये बहुत सब्सिडाइज है। बिल्कुल गरीब तबके के लिए 10 लाख रुपए का लोन लेना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो इतना ही पैसे अपने किराए में खर्च करते हैं लोग। ठीक, तो ये इस किस्म से लेके गए लोगों का सर्वे करने के बाद डिटरमिन हुआ है कि हमने भी फॉर एग्जांपल अपने नेशनल बैंक में अपने जूनियर स्टाफ जो गार्ड्स हैं और जो माली हैं उनसे सर्वे किया तो पता है जी 10 and 15,000 रुपीज से पे वो खर्चा है इनका रहने का। तो अगर उसी खर्चे में उनका एक एसेट डेवलप हो जाए, घर बन जाए, बिल्कुल। तो ये स्कीम का डिजाइन का बेसिक फीचर है कि इसी खर्चे में। अब ये जैसे बाजवा साहब ने बताया कि इसको बैंक्स को स्ट्रीमलाइन करना है और बैंक्स को आसान बनाना है, क्योंकि अभी भी जब मैं आपके प्रोग्राम में एक दफा आ चुके हैं पहले टेलीथॉन, उसके बाद से अपना फोन नंबर हमने दिया था, कम से कम 150-200 फोन रोज आते हैं। वो आप सुनते हैं सारे? जी, हम लोग सब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, फिर फॉलो अप करते हैं, उनको बताते हैं कि किस ब्रांच में जाए, क्या बहुत मुश्किल प्रोसेस है, लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मेरे घर में जो लोग हैं वो भी मुझसे पूछते रहते हैं कि ये कैसे हम करें। तो अब ये इसको स्ट्रीमलाइन करना है, फॉर्म बनाने का आसान करना है। तो इंशाल्लाह काम तो शुरू, बहुत मोमेंटम है और बैंक शुरू कर चुके हैं। अभी हमारा तो अगर मैं आपको नेशनल बैंक का नंबर दूं तो सिर्फ कोई 22-23 करोड़ रुपए के लोन दिए सिर्फ, तो इतना बड़ा नंबर नहीं है। अच्छा, शुरू हो गया। उस्मान साहब ये बताइए, ये आम आदमी जैसे आप कह रहे हैं 5 से 7 हजार महीने की किस्त जो बड़ी अफोर्डेबल है मेरे ख्याल में, अगर आप 20 लाख का लोन लेंगे तो 12-13 हजार होगा और बड़ा अफोर्डेबल है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो यहाँ पर ये एरियाज है वहां पर 5-6 हजार 7 हजार लोग, एक आम आदमी भी ये इसको फैसिलिटी अवेल कर सकता है। अप्लाई कैसे करेगा लोन के लिए? कोई ऑनलाइन करना पड़ेगा, नेशनल बैंक की ब्रांच जाना पड़ेगा? और मॉर्गेज फाइनेंसिंग में गिरवी क्या चीज रखी जाएगी? गिरवी वो घर वही गिरवी होगा ना, वही गिरवी होगा। ओके, वही ठीक, वो बैंक के नाम, ठीक है, वो ओवर टाइम उनके वापस हो जाएगा। मगर ये है कि जी दो अभी तो स्कीम ये रखी गई है कि ब्रांच जाना पड़ेगा, ब्रांच जाके डेजिग्नेटेड, हमारी कुछ 700 ब्रांचेस डेजिग्नेटेड है, अभी बैंक की 900 ब्रांचेस, तो हर ब्रांच ने हर बैंक ने अपनी अपनी ब्रांचेस डेजिग्नेट की है, वहां लोग जाएं। अगर किसी ब्रांच में चले गए जो नहीं डेजिग्नेटेड है, उनको बताया गया कि उनको उस ब्रांच में भेजें जो जहाँ पे ये होगा। तो ये काफी एक्चुअली पूरे 15-20 हजार लोग बैंक में काम करते हैं, उनको ट्रेन करना, कॉल सेंटर डेवलप करना। स्टेट बैंक ने बड़ा एक एडवांस हमारे साथ काम किया, वो कॉल सेंटर डेडिकेटेड फ्री नंबर होगा जिसपे आप फोन करके सारे मालूमात हासिल कर सकेंगे कि ये करीबी कौन सा बैंक है कि। और ये कब से ऑपरेशनल होगा, ये जो नंबर होगा डेडिकेटेड? बस ये अभी ये समझ लें ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ऑपरेशनल हो जाए। ओके, लास्ट वीक ऑपरेशन होगा। जरा मेरे साथ दिए गवर्नमेंट ने 2-3 हफ्ते में कहा था कि कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। जाहिर बात है, वी डू 100 एजेंट्स होंगे, 100 कॉल एजेंट्स विल बी वेटिंग फॉर कॉल, दे विल ऑल बी ट्रेन्ड टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज। और मैं फिर भी आपके टेलीविजन की चैनल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ, लोगों को जरा थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, जैसे बाजवा साहब भी कह रहे थे। पेशेंस दिखाया हुआ, 1.5 साल से लोग इंतजार में बैठे हुए, जैसे बाजवा साहब कह रहे हैं, उस्मानी साहब वो कह रहे हैं 1.5 साल से। आपको पता है जब फॉर्म्स की जमा कराने के लिए लाइनें लगी हुई होती थी नादरा के ऑफिस के बाहर। मेरे साथ जरा रहेगा, मैं बाजवा साहब से एक और नुकता जानना चाहूंगा। बाजवा साहब, ये तो FWO प्राइम मिनिस्टर साहब आज कह रहे थे कि अगर ये हमारा सेक्टर उठ गया, इससे 30 सनतें वाबस्ता हैं, रादर मोर देन दैट। तो वेल्थ क्रिएशन की भी आज वो बात कर रहे थे कि वेल्थ क्रिएट करेंगे, जो हम हर चीज कर्जे पे लेकर, और ज़ाहिर बात है उससे मुल्क चलाया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि 2-2.5 साल में 35,000 अरब रुपए जो है वो वापस भी किए गए हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे आप लोग? FWO तो ज़ाहिर बात है एक सरकारी हमारी ये देखें जी, दिस इज FWO का वी आर जस्ट सेटिंग द पेस कि एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे हमारे कुछ मंसूबे मुकम्मल हो जाए। गवर्नमेंट का बेसिक रोल इसमें रेगुलेटर ही रहना है। अच्छा। और गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है इतने क्वांटम में घर बना सके।
गवर्नमेंट ने अब ये जो हमें देर हुई तो हमने जो गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम दी, अप्रूवल रजीम ठीक किया, बैंक की फाइनेंसिंग इंश्योर कराई हमने, उसके अलावा अब मास्टर प्लानिंग भी हो रही है, टैक्स इंसेंटिव्स दिए। ये देखें, ये सारा एक सिस्टम मौजूद नहीं था। वी हैव डेवलप्ड दिस सिस्टम। अब इसमें ये सिस्टम अगर नहीं होता तो ये चीज़ें नहीं हो सकती थी। गवर्नमेंट एक पेस देगी। फॉर इंस्टेंस नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के नीचे लीड एजेंसीज नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन। दैन प्रोविंसेस अपने तौर पे अलग ऐड ऑन कर रहे हैं। अच्छा। उनकी प्रोविंशियल हाउसिंग मिनिस्ट्रीज भी हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो ये एक पूरा हमने एक सेटअप इस्टेब्लिश किया है। गवर्नमेंट की तरफ से हम इनिशियली 50-60 हज़ार 70 हज़ार का एक इस साल इंशाल्लाह आपको एक प्रोजेक्ट्स देंगे। मेजर व्हाट वी आर लुकिंग एट इज प्राइवेट सेक्टर। अच्छा। अब प्राइवेट सेक्टर भी तभी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द बैंक्स, क्योंकि फाइनेंसिंग अब उनको देंगे और उनको एक अच्छी अप्रूवल रजीम देंगे, दैट इज़ फैसिलिटेटिव अप्रूवल रजीम, कि उनकी अप्रूवल्स जो कि सालों पे मुहित होती थी, कोई हाउसिंग स्कीम या घर की के लिए अप्लाई करके बैठ जाता था, उसकी अप्रूवल नहीं थी मिलती, उसको वन विंडो पोर्टल पे लेके आए हैं और उसका हमने एक टाइम लिमिट्स दे दी है कि उसको 30 डेज 45 डेज उस डेवलपमेंट अथॉरिटी को या अप्रूविंग एजेंसी को अप्रूव करना है। ये चीज़ें जब सेट इन हो जाएंगी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये एक स्नो बॉल इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली, और आपका इस साल के बाद अगले साल में और ज़्यादा घर बनने शुरू हो जाएंगे। उस्मान साहब बताइएगा, ये जो कितनी एलोकेशन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, ये जो कर्जे हैं, जाहिर बात है फाइनेंसिंग आप लोगों की तरफ से आएगी, कुछ एलोकेशन आप लोगों ने इस सिलसिले में की है? नहीं, स्पेसिफिक नंबर तो गवर्नमेंट ने हमें टारगेट दिए, स्टेट बैंक ने टारगेट दिए, काफी एग्रेसिव टारगेट हैं, और अगर मीट नहीं करे तो पेनल्टीज भी लगाएंगे। देयर इज अ कैरेट एंड स्टिक, अगर आप डिलीवर करें तो आपको टैक्स रेट वगैरह में छूट है। तो गवर्नमेंट तो बहुत, आई थिंक द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इकोसिस्टम हैज बीन सेट अप। अब इट्स नाउ अप टू द प्राइवेट सेक्टर आल्सो टू डिलीवर अगेंस्ट इट। एमनेस्टी स्कीम भी कंस्ट्रक्शन में है, आप जमीन खरीदें कंस्ट्रक्शन करें, उससे सवाल नहीं पूछते पैसा कहाँ से आया। तो ये टैक्स इंसेंटिव भी गवर्नमेंट ने, अब इससे ज्यादा अब सिर्फ मतलब हमारे ऊपर है कि हम बैंक और प्राइवेट सेक्टर के डेवलपर्स के साथ मिलकर इसको कैसे फैसिलिटेट करें। आपको शायद अंदाजा है कि वैसे भी पुराने रजीम में भी ये बैंक्स में डेवलपर्स आते नहीं थे, क्योंकि बैंक एक तो जैसे बाजवा साहब ने कहा टाइम बहुत लगता है अप्रूवल में, प्रोसेस में, बैंक्स के अंदर और बाहर भी दोनों, और वो दोनों प्रोसेस वो इंतजार करते नहीं थे, वो कैश लेके पब्लिक से एडवांस में घर का कैश देते, 10% एडवांस या फिर 10-20%, उसी के ऊपर ये चल जाता था। तो अब ये है कि ये इसको अगर पेस पे ले जाना है, इससे भी ज्यादा आगे ले जाना है, तो बैंक्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। और हम एक्चुअली आजकल टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या चीज, बैलेंस शीट कैसी चाहिए, कैश फ्लो बना के दें, प्रोजेक्ट की डिटेल, फीजिबिलिटी, ये इनको आदत ही नहीं थी ये चीजें फ्रैंकली स्पीकिंग। So the banks are playing a very constructive role. The government is playing. The state bank is having a meeting every week. In the beginning, now every 2 weeks. General साहब, हैदर साहब आते हैं, बाजवा साहब भी शायद आ चुके हो मीटिंग में. So I think there's a huge momentum around this, and I think I am very hopeful that even with a little bit of delay ये आगे बहुत बढ़ेगी बातें। अच्छा, ये मुझे उस्मान साहब बताएगा, पहले भी नेशनल बैंक ने जो माजी की हुकूमतें थी उनके साथ इनिशिएटिव्स में पार्टनर बने। येलो कैप स्कीम में बहुत पीछे चला गया हूं, फिर ये हमने देखा साबका हुकूमत में भी एक यूथ लोन प्रोग्राम था, उसमें नेशनल बैंक, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन। जी, ये तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो इस तरह की स्कीम्स होती हैं, एज ए बैंकर आप समझते हैं ये बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ठीक होती हैं, इससे बेहतरी आती है, वायबिलिटी इसकी अच्छी होती है? नहीं, देखिए, मैं अब सियासी बातें तो नहीं करना चाहता, पर पुरानी जो स्कीम थी फॉर एग्जांपल, उनमें प्रेशर बहुत था कि आप ये लोग आ रहे हैं इनका लोन कर दें। हाँ। तो ये मैं 2 साल से बैंक चला रहा हूँ, नेशनल बैंक, मुझे इस हुकूमत में एक फोन नहीं आया कभी कि आप कोई लोन अप्रूव कर दें या इसको दे दें, उसको ले लें, और ये बिल्कुल नहीं। इंटरफेरेंस इज नेग्लिजिबल क्या, जीरो एट दिस लेवल। सो दैट्स अ ह्यूज चेंज, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज दैट मेक्स माय लाइफ मच इजियर। और हम मेरिट पे लोन देंगे, अच्छा, एसेट क्वालिटी देख के, कैश फ्लो देख के, और ऑब्वियसली गरीब लोगों की जब हम लोन देंगे तो हमसे गलतियां होंगी, क्योंकि लोगों को लोन लेना भी आना चाहिए ना, और उनको चीजें प्रोवाइड करना, और ये वो तो थोड़ा सा तो इसमें अब भी हमारी जो बिजनेस है दैट्स अबाउट रिस्क टेकिंग, और इट्स अबाउट टेकिंग सम काइंड ऑफ रिस्क एंड कैलकुलेटेड रिस्क। तो अगर नीयत साफ है
इफ मनी, देखिए बैंकिंग का उसूल ये है कि इफ मनी इज यूज्ड फॉर द पर्पस इंटेंडेड, जो हम पैसा दें वो घर बनने के लिए इस्तेमाल हो, तो इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में घरों की कीमत कम है और जमीन डिमांड बहुत है, तो कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। So banks are confident that the asset class that we are entering is, at the end of the day, if documentation and legal framework is supportive, will not lead to any damage on the health of the banking. हाँ, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट नुकता उठाया। और ये मुझे बताइएगा, जैसे कामयाब जवान प्रोग्राम है उसके लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है, इसमें भी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और वहां पर भी हमने 2-3 शोज किए थे उस्मान डार साहब के साथ, लोगों को कुछ दिक्कतें उसमें पेश आती थी। जी सही कह रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ कि कामयाब जवान की जो सक्सेस, इनिशियल सक्सेस थी, वो 2 हफ्ते में 1 मिलियन एप्लीकेशन जनरेट हुई, और इस पे काफी लोग स्केप्टिसिज्म था कि शायद नहीं वो इंटरनेट से ना करें, गरीब लोग हैं, इनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं। तो वी वर ऑल सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज कि इतनी एप्लीकेशन आ गई। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि इसको भी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम को भी इंटरनेट पे के थ्रू एप्लीकेशन, हमने तो फॉर्म भी डिजाइन कर लिया, अब हम आजकल टेस्ट कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन आएगी, क्योंकि असल में सारी एप्लीकेशन और सारी इंफॉर्मेशन एक वक्त में दे देना उस बंदे के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं काफी पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसको फेज 1 एप्लीकेशन और फेज 2 करेंगे कि पहले आप अप्लाई करें, हम असेस करें जल्दी से, आपको कहेंगे हाँ भाई तुमसे हम बात करना चाहते हैं, आगे आओ, तो फिर सेकंड फेज की इंफॉर्मेशन। आपकी असेसमेंट थ्रू आपकी टीम्स जाएंगी, या कोई जो नादरा या जो हमारी जो एहसास प्रोग्राम है उनके पास डाटा है उससे आप लोग असेस करेंगे? नहीं, हमारी अपनी टीम है। ऑब्वियसली वी लेवरेज ऑल काइंड्स ऑफ डेटा अवेलेबल। एहसास इज अ वेरी गुड, नादरा ऑब्वियसली इज द वर्ल्ड क्लास एजेंसी एंड अथॉरिटी जी। एंड देन द होल थिंग, जो नैफ्टा के पास डेटा है कि किसने उनके लिए अप्लाई किया हुआ है, उसको उन्होंने फिल्टर किया हुआ है। बाजवा साहब से आप पूछिए, जो वो घर बढ़ा रहे हैं उसके मुताबिक स्कीम की इक्विटी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। आई थिंक वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉच दिस स्पेस, इंशाल्लाह इसमें बहुत तरक्की होगी। मैं चाहूंगा बाजवा साहब इस पे आप ऐड करना चाहें जो मैंने सवाल किया है, यू वांट टू ऐड ऑन टू इट? एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि देखें, एक बैंक्स को एक थोड़ी सी एक झिझक है, वो वी अंडरस्टैंड, लेकिन वो ख़त्म हो जानी चाहिए बिकॉज ऑफ फोरक्लोजर लॉ का इशू रिजॉल्व। फोरक्लोजर लॉ भी लोगों को बताएगा, वज़ीर आज़म साहब भी इस टर्म को बहुत यूज़ करते हैं। वो यही था ना कि आप जो कोलैटरल रखते थे, वो कोलैटरल बैंक के पास वो नहीं थी, वो हाई कोर्ट में रिट होगी कि वो कोलैटरल बैंक के पास नहीं आएगा। इस इशू के ऊपर वो चीज़ इंटैक्ट हो चुकी है फोरक्लोजर लॉ के वाले से। जो कोलैटरल है अगर वो डिफॉल्ट करता है तो वो बैंक के पास चला जाएगा। मतलब कि अगर सादा अल्फाज में लेट से किसी का घर बन रहा है और वो अपनी पेमेंट्स नहीं देता, ये जो 5 से 7, तो वो बैंक की मलकियत हो जाएगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दिस इज अ फोरक्लोजर लॉ, दिस इज अ फोरक्लोजर लॉ। दूसरी इसमें ये चीज़ है, एक मैं मिसाल एक दूंगा, और असल में बात वही है, वंस लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बैंक्स शुरू कर देंगे, लोग कर्जा लेने शुरू कर देंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, 10 से 12 हज़ार लोन डिसबर्स हो भी चुके हैं। 10 से 12 हज़ार हो इतने, मतलब कि वी आर ऑलरेडी ऑन द स्टार्ट। आप एक अखुवत की मैं आपको मिसाल दूंगा। अच्छा, अखुवत को गवर्नमेंट ने एक अलहदा 3 बिलियन दिया इंटरेस्ट फ्री लोन, और उससे वो अभी तक 9,000 घर बना चुके हुए हैं। दैट इज प्राइमरली इंक्रीमेंटल बेसिस। कहाँ पर बनाया उन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान ही है, पंजाब भी है उसमें, सिंध और ये सारे एरियाज है, KP के भी हैं। अब वो इंक्रीमेंटल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको उस तरफ इसलिए लेके जा रहा हूँ कि उनका डिफ़ॉल्ट जो है इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। उनकी 98% रिकवरी है उससे। और वंस देखिए, ये बैंक्स का सिस्टम ऐसा इंटैक्ट है कि बैंक्स जब शुरू करेंगे, और ऑलरेडी जो रेगुलेशंस बन चुकी हुई हैं, जो सिक्योरिटीज हम इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं, लॉज मौजूद हैं, आई डोंट थिंक सो वो एक यूज टू होने वाली बात है। वंस द थिंग इज ऑन, मेरा ख्याल में चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी और ये सेक्टर आगे चलेगा। और ये जो आप लोगों ने फॉर्म्स दी, जो आपने कहा कि ये साल 1.5 साल पे दोबारा इसको रीओपन किया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी और फर्स्ट बेसिस पे ये दिया जाएगा? जी, असल में पहले तो हम जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, फर्स्ट दे हैव द राइट ना जी। ओके, उनको पहले हम करने के बाद फिर हम जहाँ हमारे पास डेफिशिएंसी आएगी हम साथ साथ ओपन करते जाएंगे। अभी तशहीर किस तरह होगी? मीडिया के थ्रू होगी? हाँ, पता मीडिया के जरिए प्रिंट मीडिया एवरीवेयर, वो प्रॉपर उसको हम एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है, तो वो होगा। और थोड़ा सा मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इस साल आप लोगों ने के जहन में क्या हदफ है कि कितने मकानात, फ्लैट्स जो हैं उनके संगे बुनियाद रख के उन पर काम शुरू होगा? मैं आपको जो इमीडिएटली विद द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हम जो प्लान कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस
कल इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब LDA में 4000 पार्टनर्स का कर रहे हैं लाहौर में। अच्छा, उसी के साथ एक और हमारा प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके कर रहे हैं, वो पेरी अर्बन पे प्रोजेक्ट है हमारा। पेरी अर्बन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें सरकारी ज़मीनें आइडेंटिफाई की हैं तकरीबन 130 तहसीलों में, 50 कनाल 100 कनाल इस हवाले से। ये कौन सी ज़मीनें होती हैं? ये स्टेट लैंड्स हैं। शामलात कहते हैं? नहीं, शामलात नहीं है। ये गवर्नमेंट की स्टेट लैंड्स हैं। और अच्छी बात ये है कि वो ये स्टेट लैंड्स इंक्रोच हो रही थी, तजावजात इस पे कब्जे हो रहे थे, ये सब चीज़ें। अब उसमें से एक तो इस बहाने ज़मीनें भी क्लियर होंगी और बकाया हम लोगों को इंतहाई मुनासिब कीमत पे वो ज़मीन देंगे। उस घर की 3 मरला की मालियत हम 15 लाख पे कर रहे हैं। 15 लाख का 3 मरले का घर दे रहे हैं हम। ये तकरीबन पहले फेज़ में हम कोई 25 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च कर रहे हैं, तकरीबन 10,000 यूनिट्स, और इट विल एक्सटेंड टू 60 तहसील्स तक चला जाएगा ये प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके बाद हमारा KP में प्रोजेक्ट्स है। फिर हमारे उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के साथ हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, WWF के भी कुछ प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं, वो भी हम फाइनल मुकम्मल कर रहे हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर के साथ एक मेजर वॉल्यूम है अगेन। ठीक है। उनकी हमने EOIs कर ली हुई हैं, वो हमें ऑलरेडी अच्छा खासा इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। 60 से 70 हज़ार घर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इस पे ऐड ऑन होंगे इसके अलावा इंशाल्लाह। टुवर्ड्स द एंड उस्मानी साहब, जो लोग आपको सुनने कुछ पैगाम देना चाहे, आपने एक तो सब्र का कहा है कि पेशेंस दिखाना होगा, और भी कोई अगर कोई आपकी तरफ से मैसेज है, वन वर्ड लास्ट? मेरे ख्याल से ये कि जो जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपको घर की टारगेट है, वो आप जरा डिटर्मिन कर लें कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ अपनी खुद हिसाब बता लें। अगर ये लोग लेके आए ना कि जी मैं ये आमदनी है, ये मेरा भाई है, ये 30,000 ये कमाता है, 10,000 मैं कमा, तो एक बेसिक हिसाब करके आए, ताकि आपका जब डिस्कशन बैंक ऑफिसर के साथ हो जो हमारे, तो वो ये बेसिक सवाल आपके पास होना चाहिए। मैं ये फॉर्म डलवाना चाहता हूँ इनकम असेसमेंट का, इनफॉर्मल। वैसे तो नहीं, मेरे ख्याल से मेरे पास तो यही है कि आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू अवेल इट, गेट एन एसेट फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ इनकम दैट वो खर्च कर रहे हैं ऑलरेडी, वो जा रहे हैं, जाया हो रहा है। किराया देने से बेहतर ये है कि यही किराए का अगर आपको एसेट भी बनता जाए, घर भी बनता जाए, तो इससे बेहतर क्या इससे और क्या बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने नेशनल बैंक के सदर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब, थैंक यू सो मच। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपको भी और उस्मान साहब को भी, और बेस्ट ऑफ लक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, जो इस अथॉरिटी को हेड भी कर रहे हैं। उनके एक एम्बिशन है लोगों के लिए, है कि लोगों को छत मिले, बिलखुसूस वो लोग जो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे, क्योंकि एक मीडिया का रोल है कि आपको आगाही भी मिले कि ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं और इन पर क्या क्या काम हो रहा है। इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर शब 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इस्लामाबाद स्टूडियो से इजाज़त दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।